चैप्टर 1 पेज नंबर चैप्टर 1 में क्या होगा, शुरू करते हैं चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो तुम्हें थोड़ा बहुत देखना है यहाँ पर अर्पित, अपनी बुक में देखो, बुक निकालो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बुक में मार्क करेंगे। मैं तुमको वर्ड बाय वर्ड ये चैप्टर समझाऊंगा अब, और इसी प्रोसेस में हमारे जो हमने बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन सीखा था वो आएगा, उसको दोबारा समझेंगे, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उसके हमने टोटल 25 से 30 क्वेश्चन कर चुके हैं हमारे भी, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के। तो उसके 3-4 क्वेश्चन जो भी बीच में आएंगे वो करते रहेंगे और चैप्टर ऐसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जहां से 9th की क्लास केमिस्ट्री खत्म होती है ना, जहां से 9th की केमिस्ट्री खत्म होती है वहां से 10th की केमिस्ट्री चालू होती है। 9th की केमिस्ट्री का जो लास्ट टॉपिक था वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल में तुमने फॉर्मूला बनाना सीखा हुआ है, वो चीज यहां से फिर शुरुआत करते हैं, ठीक है। मैं रीड कर रहा हूं सेक्शन से, ध्यान दो। यहां पर कंसीडर द, हाँ करे चालू, 9th की केमिस्ट्री नहीं, 9th की केमिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो वो मैं रिवाइज करवाता हूं वैसे, पर वो रिवाइज वाली क्लास में तो कर चुके हैं हम। ओके, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चालू करें। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ। तुमको इसमें अगर कम दिखाई दे रहा है तो तुम अपनी बुक में रीड करो ना, ये बस एक जनरली ओपन करने के लिए खोल रखा है, अपनी बुक में निकालो, बुक निकालो और रन आउट। Consider the following situation of daily life and then think what happens when milk is left at room temperature during summers. Milk is left at room temperature during summers. तो क्या होता है, मिल्क फट नहीं जाता, हम कहते हैं ना मिल्क फट गया, तो अल्टीमेटली वो उसमें रिएक्शन हो गई। क्या रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई मिल्क के अंदर। सेकेंड, एन आयरन तवा और पैन इज लेफ्ट टू एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो आयरन में क्या हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन डेवलप हो जाता है, यानी जंग लग जाता है ना। ऐसे मेटल के कोई भी कंपोनेंट होता है, चाहे कॉपर ले लो चाहे आयरन ले लो, उस पर जंग लग जाता है, उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं, और कॉपर के केस में भी कुछ ना कुछ कहते हैं, उसके ऊपर कोटिंग लग जाती है किसी और मटेरियल की। तो अल्टीमेटली फिर से इसमें किसकी बात कर रही है कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड। जब भी अल्कोहल बनता है तो ग्रेप्स की वजह से ही बनता है, सबको पता होगी ये बात। तो वाइन वगैरह भी ग्रेप्स से बनती है। तो फर्मेंटेटेड का मतलब क्या है कि वो चीज उसमें रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। फूड इज कुक्ड, तो कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो केमिकल चेंज। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या था, तुमने पढ़ रखा है बचपन में केमिकल चेंज फिजिकल चेंज के बारे में, अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केमिकल चेंज। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज, बिकॉज डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं, एंजाइम्स ऐड कर रहे हैं, अलग अलग इक्वेशंस फॉर्म होती है, तो ये भी केमिकल चेंज है, ठीक है। वी रिस्पायर, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो अलग चीजें होती है, पता होगा ये चीज। ब्रीदिंग का सिंपल मतलब होता है टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन का मतलब होता है टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड यूजिंग दिस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड ग्लूकोज पार्टिकल इन द बॉडी, एंड देन ग्लूकोज पार्टिकल जो ब्रेक डाउन हो गया बॉडी में, उससे हमें एनर्जी मिलना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना, वाटर निकलना, ये पूरा एक रिएक्शन है रेस्पिरेशन की, तो वो भी एक केमिकल चेंज हुआ। समझ आया। तो ये एग्जांपल दिया उन्होंने केमिकल चेंज के। अब आगे बढ़ते हैं। In all above situation, the nature and identity of initial substance have somewhat changed. अब तुमने पढ़ भी रखा है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में, बोर्ड पे देखो। फिजिकल चेंज जो होता है उसमें जो स्टार्टिंग में सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टीज फाइनल सब्सटेंस की चेंज नहीं होती। जैसे अगर तुम पानी में चीनी घोल रहे हो तो पानी का भी अपना नेचर रहता है लिक्विड फॉर्म वाला, और चीनी का भी अपना टेस्ट रहता है। पर कोई केमिकल चेंज होता है तो जो इनिशियली रिएक्शन चल रही है उसमें जो चेंजेस होते हैं, फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज का होता है। पढ़ा हुआ ये चीज। इन ऑल अबव सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. Chemical reaction का मतलब एक chemical change को word equation की फॉर्म में लिखने को हम chemical reaction कहते हैं, जो हमने बहुत आगे की क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे हम पहले भी, है ना। अब ये एक एक्टिविटी से चीज समझाते हैं। तो हमारी केमिस्ट्री में और फिजिक्स में हर एक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है, और बायो में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होती है। 10th को साइंस में पढ़ना तो इजी है, 10th 9th से इजी होती है, बट 10th के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर मैं बोलूं यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में, बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग होता है, तो क्वेश्चन पे ध्यान देना होता है। तो हमें हर एक चीज बारीकियों से पढ़नी पड़ेगी। ये बोला जाता है ना कि सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी से बाहर का नहीं आता साइंस के अंदर या मैथ्स के अंदर, तो एक्चुअली में सही कह रहे होते हैं, एनसीईआरटी से बाहर का नहीं आता, पर एनसीईआरटी में हर एक चीज रीड करनी पड़ती है, तभी जाके तुमको वो चीज समझ आती है। तो रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, राइट। पिछले क्लास में रीड भी करवाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं।
एक्टिविटी 1, दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर असिस्टेंस। तो ये एक्टिविटी देखते हैं हम। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। तो एक मैग्नीशियम रिबन तुमने लिया, इसको हम क्लीन कर रहे हैं सैंड पेपर से। बताऊंगा रीजन अभी। मैग्नीशियम रिबन एक मेटल, मैग्नीशियम इज अ मेटल, और रिबन ये कुछ मेटल का रिबन होता है, मतलब जैसे एक थ्रेड का रिबन होता है वैसा बिल्कुल इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, थोड़ा स्टिफ रहता है ये मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से दिखता है। उसको हमने टोंग से पकड़ा, टोंग इज जस्ट लाइक चिमटा, चिमटा से हमने पकड़ लिया और उसको हम बर्न कर रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने, बर्न करने से पहले हमने उसको सैंड पेपर से रब किया था। क्यों किया था बताता हूँ अभी। जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो उसमें से व्हाइट एशेस निकल गई, व्हाइट एश निकली है, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन इज बर्निंग विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। फ्लेम मींस एशेस, तो उसकी जो फ्लेम निकल रही है मैग्नीशियम रिबन की वो व्हाइट कलर की निकल रही है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो जाती है। अब हम रिएक्शन को लिखे जाए तो कैसे लिखते हैं? मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कैसे रिएक्ट हुआ? हमने मैग्नीशियम को बर्न किया ना। जब भी हम बोलते हैं कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, निकालो लास्ट पेज। आरवी सुन लो ध्यान से। आप केमिस्ट्री में हर एक टॉपिक में लास्ट पेज में, यानी केमिस्ट्री की जो तुम्हारी साइंस की कॉपी होगी क्वेश्चंस की, उसमें लास्ट पेज में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। केमिस्ट्री के टोटल 4 चैप्टर है और हर एक चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि वो पॉइंट तुमको हर एक चैप्टर में काम आ सकते हैं कभी भी। तो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? लिखो, whenever a substance is burning in the presence of air, ये लिखना है तुम्हें। इसको बोलोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये हमेशा लास्ट पेज में होना चाहिए साइंस की, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इतना होता है कि वो 4 चैप्टर में काम आ सकता है कभी भी। Whenever a substance is burning in the presence of oxygen, whenever a substance is burning in the presence of oxygen, whenever a substance is burning in the presence of oxygen, that means we are reacting that substance with oxygen, O2. That means we are reacting that substance with oxygen, यानी O2. That means we are reacting, यानी हम उस सब्सटेंस को रिएक्ट करवा रहे हैं that substance with oxygen, यानी O2. That substance with oxygen, oxygen यानी O2. क्लियर हुआ? क्लियर है ये चीज? तो जब भी कोई सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसका मतलब ये होता है कि तुम वो सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहे हो, किसको? ऑक्सीजन के साथ। तो यानी मैग्नीशियम को हम बर्न कर रहे हैं, देख रहे हो बोर्ड पे, तो रिएक्शन किसके साथ चल रही है? ऑक्सीजन के साथ। और क्या फॉर्म होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गई एक वर्ड इक्वेशन, और वर्ड इक्वेशन को फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना हम सीख चुके हैं, है ना। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा बताओ? तो यहां पर मैग्नीशियम की कोई एटॉमिसिटी होती है या फिर सिर्फ Mg लिखा जाएगा? मैंने पोटेशियम की एटॉमिसिटी तुमको लिखवाई थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालो और चेक करो मैंने किस किस की तुमको बताया कि अगर तुम बोला जाए ये सब्सटेंस है तो किस किस की एटॉमिसिटी लिखवाई है। पोटेशियम के बारे में हमने क्या लिखा था? पोटेशियम में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा रिएक्शन में? एल्यूमिनियम का Al लिखा जाएगा, कैल्शियम का Ca लिखवाया होगा कैल्शियम के बारे में। अगर किसी रिएक्शन में तुम्हें बोल दिया जाए कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम होता है तो Ca, सिर्फ पोटेशियम है तो K। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगेन आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कर चुके हैं भी, कि अगर हमें किसी रिएक्शन में बोला जाए कि मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है, तो मैग्नीशियम में हम सिर्फ Mg लिखेंगे, पोटेशियम में हम K लिखेंगे, कैल्शियम में हम Ca लिखेंगे, एल्यूमिनियम में हम सिर्फ Al लिखेंगे। अगर बोला जाता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, क्या बोला जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर हम कंपाउंड बनाएंगे जैसे 9th क्लास में बनाते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वैलेंसी यूज करके, ठीक है। अब अगर बोला जाता है तुमको ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O होता है या O2 होता है? हाइड्रोजन का क्या होता है? ब्रोमाइन गैस का। तो ये सारी चीजें मैंने लास्ट पेज में लिखवाई है। गैस में जो भी आता है उसमें 2 एटॉमिसिटी मोस्टली 2 रहती है। तो अब इसकी जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? ऊपर देखो, मैं ऊपर बना रहा हूं इक्वेशन। मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन में O2 आता है, बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म करेंगे? यहां पर देख लो एक बार। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म करेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करने हैं 2+ वैलेंसी, ऑक्साइड की 2- वैलेंसी। जब सेम नंबर की वैलेंसी होती है तो वो कट जाती है और क्या बनेगा? MgO। अब इसके बाद इस रिएक्शन को बैलेंस करना तुम्हें आता है? बैलेंस करना सिखाया था मैंने, तो ठीक है।
अभी खत्म जो एक्टिविटी रीड करते हैं, हमें पहले क्लीन करा है मैग्नीशियम रिबन को, 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, पेयर ऑफ टोंग से उसको होल्ड किया, बर्न किया यूजिंग स्पिरिट लैम्प, स्पिरिट बर्नर, और फिर हमें पता चला ऑब्जर्वेशन क्या है। नेक्स्ट पेज पे देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। मार्क कर लो ये ऑब्जर्वेशन, हर एक एक्टिविटी की तुम्हें मार्क करनी है और लर्न करनी है, यानी अपने आप भी बता सकते हो तुम ये ऑब्जर्वेशन। समझ आ गई? मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। तो तुम्हें क्या लिखना है, अभी हम नोट्स बनाएंगे, कॉपी निकालो साइंस की, नोट्स चालू है आज की डेट से, कॉपी निकालो साइंस की, साथ साथ ही साइंस की कॉपी निकालो, उसमें लिखो एक्टिविटी 1.1, चैप्टर का नाम लिख देना, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फिर लिखो एक्टिविटी 1.1। अब एक्टिविटी 1.1 के बाद लिखो रिएक्शन जो हमने लिखी थी अभी, Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO, और फिर इस रिएक्शन को बैलेंस करो, फिर इस रिएक्शन को बैलेंस करो अपने आप। बैलेंसिंग ये हो जाएगी, यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा, राइट। ये तुमने एक्टिविटी 1.1 की रिएक्शन लिख दी, ठीक है। अब इसके बाद लिखो ऑब्जर्वेशन, एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन वर्ड लिखो, उसको मार्क करो। इस रिएक्शन के बाद बैलेंस करने के बाद ऑब्जर्वेशन लिखो, उसको मार्क करो, और ऑब्जर्वेशन में लिखो यहां पर ये चीज, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इट इनटू व्हाइट पाउडर, दिस व्हाइट पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका कलर क्या है, व्हाइट। कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहले कलर क्या था क्या चीज, नहीं सॉलिड, सॉलिड कलर है, सॉलिड है, सॉलिड। अभी उसकी बात करवाऊंगा मैं से, वो बैलेंस करने के बाद ये तो मैंने मार्क कर रखा है पूरा, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर, दिस व्हाइट पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमारी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो कभी कभी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि इसमें पहले कलर क्या था, बाद में कलर चेंज क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हर एक रिएक्शन का कलर चेंज करना जरूरी है, अगर कलर चेंज हो रहा है तो Mg का कलर होता है मोस्टली पहले ब्राउन टाइप होता है कुछ, जो मैग्नीशियम का जो रिबन होता है ना, मैग्नीशियम रिबन का कलर बता रहा हूं मैं, यहाँ पर ब्राउन टाइप होता है कुछ, देखा तुमने शायद, एक्टिविटी करवाते हैं स्कूल में, ठीक है, ब्राउन टाइप का कलर होता है। तो ये कलर चेंज जरूर लिखना, कलर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। लिख लिया सब कुछ, ये जो मैंने मार्क करा लिख लिया। अब क्वेश्चन लिखो, इसके बाद इसी एक्टिविटी का क्वेश्चन बनता है। हाँ ये पूरा लिखना है, ब्राउन और व्हाइट बैलेंसिंग के रिएक्शन के नीचे ही कलर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है रिएक्शंस में। अब इसी एक्टिविटी के नीचे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाई इज इट नेसेसरी, क्वेश्चन लिखो अर्पित, why is it necessary to clean magnesium ribbon, why is it necessary to clean magnesium ribbon before burning, why is it necessary to clean magnesium ribbon before burning, बिल्कुल सही, why is it necessary to clean magnesium ribbon before learning। तो जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं एक्टिविटी के बेस पे सारे क्लास में करेंगे, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बेसिस में तुमको आंसर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आंसर लिखो, पहले समझ लेते हैं। अभी ना एक चैप्टर आएगा आगे, क्वेश्चन लिख लिया सबने, अभी एक चैप्टर आएगा आगे जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो तुमने 8th क्लास में भी पढ़ रखा है, और तुमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी 8th क्लास में, मेटल नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। अच्छा, तो तुम लोगों को तो याद ही रिएक्टिविटी सीरीज, याद है ना। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब एक इसको समझेंगे हम, वैसे तो चैप्टर 3 में आएगा मेटल नॉन मेटल, तो सुन लो ध्यान से एक बार। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है, बोर्ड पे देखो, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम हो रही है। सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम हो रही है मेटल्स की। तो ये जो मेटल होते हैं इसके आसपास के, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एक बार इनकी बात कर लेते हैं, पोटेशियम और सोडियम की। अगर पोटेशियम को तुम एयर में ले आओ तो जल जाएगा, इतना हाईली रिएक्टिव मेटल है कि एयर में ले आओगे पोटेशियम और सोडियम को तो वो एयर में लाते जल जाएगा, यानी रूम टेम्परेचर में इसका टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस भी हो ना, अगर हमारा रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस भी है तब भी पोटेशियम और सोडियम जल जाते हैं आके।
तो पोटेशियम सोडियम को हम एयर में रखते नहीं, हम उसको केरोसिनॉल में डालते हैं, क्योंकि केरोसिनॉल में कोई रिएक्शन नहीं होती, इसको ठंडा रखता है वो उसको, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल के टॉपिक में से। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक थोड़े नीचे रिएक्टिविटी में आते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, यानी इनकी एक्टिविटी कुछ कम होती है, ये इतने हाईली रिएक्टिव, हाईली एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं। तो अगर मैं मैग्नीशियम को एयर में ले आऊंगा, नॉर्मली मैग्नीशियम रिबन को मैंने एयर में ले आया, उसके ऊपर एक परत जम जाती है, एक लेयर जम जाती है, और वो लेयर होती है ऑक्साइड लेयर। उस ऑक्साइड लेयर को अगर हम नहीं हटाएंगे सैंड पेपर से रब करके, तो मैग्नीशियम की फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, बर्निंग हो ही नहीं पाएगी, ऑक्सीजन की मदद से बर्निंग हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए मैग्नीशियम की जो लेयर है, ऑक्साइड की जो लेयर है, उसको हटाने के लिए हम सैंड पेपर से रब करते हैं पहले। समझ आ गया? ऑक्साइड लेयर समझ आया? ये मैं लिखवा रहा हूं साथ साथ, तो दोबारा देख लेना एक बार। देखो मैग्नीशियम, अब तो ध्यान यहाँ पर दो, ठीक है ना। मैग्नीशियम ये वाले तो समझ आ गए ना, ये वाले तो हाईली रिएक्टिव मेटल है, पोटेशियम और सोडियम, इसको हम एयर में ले आएंगे तो ये आते जल जाते हैं, तो इसको नॉर्मली हम केरोसिनॉल में लगते हैं। ये चीज हम वैसे पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल में। जो निचले वाले रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, इतनी हाई नहीं होती है, मॉडरेट होती है। तो अगर इनको मैं एयर में लाऊंगा तो ये जलेगा नहीं, पहली बात तो ये समझ आया ना, ये जलेगा नहीं। तो अगर मैंने इसको एयर में लिया तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की लेयर, और वो रिएक्शन को फर्दर होने के लिए रोकती है। यानी अगर मैं मैग्नीशियम को बर्न करूंगा ऑक्सीजन के साथ, तो वो बर्न नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि जो ऑक्साइड लेयर इसके ऊपर चिपकी हुई है वो रिएक्शन को रोकती है फर्दर कंप्लीट होने से। तो पहले ऑक्साइड लेयर रिमूव करनी पड़ेगी सैंड पेपर से। अब आंसर लिखो, क्वेश्चन लिख लिया सबने, अब आंसर लिखो। अब आंसर लिखो। मैग्नीशियम develops an oxide layer in the presence of air. Magnesium develops, यहां पर देख लो ना, मैं लिख देता हूं, हाँ बता तो रहा हूं। मैग्नीशियम develops an oxide layer in air which हिंडर्स मतलब रोकता है फर्दर रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म में फर्दर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रोकना। सो इट मस्ट बी क्लीन विद सैंड पेपर बिफोर रिएक्शन, ठीक है। तो इसलिए इसको सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ता था रिएक्शन से पहले, ठीक है। लिख लो ये। सॉरी, ये एक्टिविटी 1.1 का टॉपिक था। अब इसके आगे हम एक्टिविटी 1.2 का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। करें चालू। अब लिखो साइड में बुक कॉपी में एक्टिविटी 1.2, रजिस्टर में साइड में लिखो एक्टिविटी 1.2। अरे तो मैं तो आंसर लिखवा रहा हूँ ना, छोटी से तो लिखनी नहीं, क्या छोड़ दो उसको, मत करो। चलो एक्टिविटी 1.2 लिखो साइड में। अब मैं पहले एक्टिविटी रीड कर रहा हूँ, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा, बैलेंसिंग तुम खुद से करोगे, फिर हम उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इनटू दिस। क्या बोला गया है कि हम पहले एक लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन ले रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें ऐड कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड, और क्या फॉर्म होगा वो बताते हैं। पहले बातें फिर स्टार्ट हुई, पहले लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। लेड का सिंबल Pb, वैलेंसी 2+, नाइट्रेट NO3, वैलेंसी 1-, यहां पर 2, यहां पर 1 इसके नीचे गया, 2 इसके नीचे गया, तो PbNO3 होल ट्वाइस, ये बन गया लेड नाइट्रेट। तुम लोग को बनाना आता तो तुम बनाओ, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम K+, आयोडाइड I-, सेम वैलेंसी, +1 -1, जब सेम वैलेंसी होते तो कट जाता है, Ki आ गया। तो PbNO3 होल ट्वाइस को हमने बनाया
और हमने इसको रिएक्ट करवा दिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अब रिएक्शन में बनेगा क्या वो देखो, पोटेशियम नाइट्रेट, ये चीज एक्टिविटी में नहीं गिवन, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये चीज तुम लिखोगे किसके नीचे लिखोगे सारी इंफॉर्मेशन, एक्टिविटी 1.2 के नीचे सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी। समझ आ गया? ठीक है, बताओ बढ़े आगे। पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड, हाँ हाँ ये रिएक्शन लिखनी है ऊपर, पूरा लिखना है, डुप्लीकेट लिखवाया मैंने। बाकी ये जो फॉर्म करो ये मत देखो, चाहिए ये तो तुम्हें आता ही है ना, ये तो सबको आता ही है, इसकी जरूरत नहीं है इतनी कुछ खास। पोटेशियम नाइट्रेट क्या बनेगा वो, KNO3 और लेड आयोडाइड PbI2, आई की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है ना, Pb2 2 उसके नीचे चला गया। समझ आया? आरबी समझ आया? अब इस रिएक्शन को बैलेंस करें, इस रिएक्शन को चेक करो, होगी बैलेंस, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन ध्यान से देखो बोर्ड पे, ये रिएक्शन और जो हमने पिछली रिएक्शन पढ़ी थी, ये रिएक्शन और जो हमने पिछली रिएक्शन पढ़ी थी, इसकी Mg+O2 गिव्स आउट MgO। हर एक रिएक्शन कोई एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन होती है, हर एक रिएक्शन कोई एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन होती है। वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे, अभी रुक जाते हैं। पर ये तो तुमने एक्टिविटी चालू करी है, इसमें कुछ ना कुछ स्पेसेस छोड़ना, अभी चीजें आएंगी, इंफॉर्मेशन अभी और मिलेगी इन एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है। ऑक्सीडेशन भी कहते हैं इसको हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे अभी आगे हम। तो ये हमारी एक्टिविटी थी, एक्टिविटी 1.2। इस एक्टिविटी बेस पे हमने सिर्फ रिएक्शन लिखी और हमने उसका बैलेंस करा, ये लिख लो बस। आगे इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत आएगी तो थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ते रहना एक्टिविटी में, लिखो ये सारा। एक मिनट, ओके। अब एक्टिविटी 1.3, टेक फ्यू जिंक ग्रैन्युअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। ग्रैन्युअल्स का मतलब क्या होता है, तुमने आयरन फिलिंग्स देखे हैं, छोटे छोटे पेबल्स, पत्थर, सैंड, ग्रैन्युअल्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें, सैंड के ग्रैन्युअल्स, आयरन फिलिंग्स के ग्रैन्युअल्स। तो यहाँ पर हम किसके ग्रैन्युअल्स ले रहे हैं, जिंक के ग्रैन्युअल्स। अब यहाँ पर बोला क्या सिर्फ जिंक, तो जिंक का सिंबल क्या लिखा जाएगा, Zn लिखा जाएगा। Zn के आगे नीचे कोई एटॉमिसिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाओ, फिर से लिखो कि जिंक का अगर जिंक का मेंशन है तो जिंक की एटॉमिसिटी क्या लिखते हैं, 1। मेंशन करना हो तो क्या लिखेंगे, 1, जिंक को भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट पे जो तुमने बनाया हुआ है अपनी कॉपी का, ठीक है। जिंक लिखो उसमें और जिंक के आगे लिखो Zn, जिंक का सिंबल Zn। Take a few zinc granules in a conical flask or a test tube. Add dilute hydrochloric acid. पता है क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवाया हुआ है। Add dilute hydrochloric acid और सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम दोनों रिएक्शन लिखेंगे, हम ये रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी लिखेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड से भी लिखेंगे। और उसके बाद व्हाट हैपेंड नाउ सी। तो अब रिएक्शन लिखते हैं, देखो ध्यान से। जिंक ग्रैन्युअल्स एडेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब एक मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनती है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये जो मैंने तुमको बताया कि जब एक मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ये चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। चैप्टर 2 का नाम क्या है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो उसमें हम एसिड्स की और बेसिस की रिएक्शंस पढ़ते हैं, मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ। समझ आया? तो इसका मतलब, मैं कहने का मतलब ये है कि हर एक रिएक्शन में बहुत इंफॉर्मेशन आ सकती है। चैप्टर 1 की इंफॉर्मेशन भी आ सकती है, चैप्टर 2 की भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग इसको बोला जाता है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का टॉपिक आएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैं तुमको बता रहा हूं एक्टिविटी की, उसमें स्पेसेस छोड़ देना। हम हर एक एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करेंगे 1-2 चैप्टर्स के बाद ही, ठीक है। समझ आ गया?
क्लियर है? करे स्टार्ट। तो अगर हम एक मेटल को रिएक्ट कर रहे हैं एक एसिड के साथ तो सॉल्ट बनता है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होती है? सॉल्ट होता है मेटल लिया और एसिड का हमने क्या लिया? हैलोजन। हैलोजन क्या होता है? देखो ध्यान से, जो भी एसिड होता है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इन एसिड के फॉर्मूले और नाम मैं लिखवा चुका हूं ऑलरेडी लास्ट पेज पे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माने आते हैं। ये एसिड के फॉर्मूले और सिंबल लिखवा चुका हूं मैं, ठीक है ना। हर एक एसिड में एक हाइड्रोजन होता है और जो हाइड्रोजन आयन होता है वो पॉजिटिव की फॉर्म में होता है और जो दूसरा आयन है वो नेगेटिव की फॉर्म में है। हाइड्रोजन अगेन पॉजिटिव की फॉर्म में, दूसरा आयन नेगेटिव की फॉर्म में 2-। हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में, दूसरा आयन नेगेटिव की फॉर्म में 1-। NO3 नाइट्रेट याद है, पता है NO3 नाइट्रेट होता है 1- होता है। तो चलो हाइड्रोजन मत सोचो, हाइड्रोजन अलग बाद में समझा दूंगा उसको। तो जब भी कोई सॉल्ट बननी होती है, सॉल्ट कैसे बनेगी? मेटल लेंगे और एसिड का नेगेटिव आयन को कंबाइन कर देंगे। मेटल लेंगे और एसिड का नेगेटिव आयन कंबाइन कर देंगे। तो यहां पर हम किसको कंबाइन कर रहे हैं? जिंक और क्लोरीन को। तो फॉर्मूला क्या बनता है? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड रूल है सॉल्ट का, रीजन। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन नेगेटिव आयन है ना। एसिड में हमेशा X तो पॉजिटिव होता ही है और ये सारे क्या होते हैं? हमेशा नेगेटिव होते हैं। देखो यहां पर ये सारे नेगेटिव होते हैं ना। तो अगर हमारी सॉल्ट बनानी है, हमें सॉल्ट अगर बनानी है तो मेटल रिएक्ट करता है एसिड के नेगेटिव आयन के साथ। अब मैं इन तीनों की रिएक्शन लेकर दिखाया था तुमको। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा जिंक क्लोराइड का? ZnCl2। और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होगा फिर? H2। लिखो इसको, ये एक्टिविटी 1.3 का इंफॉर्मेशन है। अभी एक्टिविटी 1.3 में हमें बोला गया था कि H2SO4 से भी रिएक्शन हो सकती है, सल्फ्यूरिक एसिड से। वो भी रिएक्शन लेके दिखा रहा हूं मैं अभी। लिखो, बैलेंस अपने आप कर लेना अभी, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ। यस अर्नव, अर्पित को डाउट, अंकित को डाउट। तो नेगेटिव ना, क्या बात कर रहे हो? आयन भूल गए? आरवी को डाउट, तुम तीनों को डाउट, तितिशा को डाउट आ रहा है? तो सॉल्ट कैसे बनेगा? अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एसिड का नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन ये सारे हो सकते हैं क्योंकि X तो हमेशा पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव ही है। हाँ X तो पॉजिटिव ही है ना। आरवी को डाउट है? अभी हमारी ये एक्टिविटी 1.3 की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी बची है, आगे करते हैं। लिख लिया? इतना डीपली क्यों पढ़ रहे हैं हम केमिस्ट्री को? बिकॉज केमिस्ट्री में नंबर लाना डिफिकल्ट हो जाता है। ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, चैप्टर में है क्या? मैं तुम्हें एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो भी केमिकल रिएक्शन है बनाना सीख लिया, बैलेंसिंग करना सीख लिया, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया कि कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसके तुम्हें चैप्टर होगा उसको आइडिया होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर एंड में पढ़ लिया रिडॉक्स रिएक्शन, चैप्टर खत्म। पर ऐसे पढ़ोगे ना तो जो चैप्टर के क्वेश्चन बनते हैं ना वो 50% ही अटेम्प्ट कर पाओगे। हर एक चीज की इंफॉर्मेशन पे ध्यान दोगे तो 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। समझ आई ये बात? हाँ, एक्टिविटी क्यों करवा रहा हूँ मैं इतनी ज्यादा ध्यान से? क्वेश्चन आने तभी तो करवा रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करने वाला मैं। चलो इरेज करूँ ये सारा, क्योंकि एक्टिविटी 1.3 में अभी एक और चीज आनी है कि जिंक मेटल अगर रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर अब H2SO4 है। अब बताओ मुझे कि सॉल्ट बनेगा तो कैसा बनेगा? मेटल लिया और एसिड का नेगेटिव आयन, तो जिंक सल्फेट। क्या नाम हुआ? जिंक सल्फेट। क्या बनता है इसका फॉर्मूला? ZnSO4। बिल्कुल सही, ZnSO4। और साथ में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस तो हमेशा H2 ही रहेगा। बैलेंस अपने आप करोगे, बिना बैलेंस की रिएक्शन छोड़ी तो वो रिएक्शन गलत मानी जाती है। नीचे को थी वो रिएक्शन, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ऊपर वाली यहाँ ऑलरेडी बैलेंस नहीं है ना, ऊपर वाली बैलेंस तो उसमें यहाँ पर 2 लग जाएगा, है ना। हाँ, अब बैलेंस हो गए दोनों। ओके जल्दी लिखो, अभी खत्म करेंगे एक्टिविटी, आगे भी पढ़ेंगे। ओके नेक्स्ट टॉपिक। अब एक्टिविटी 1.2 हो गया, 1.3 हो गया। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं आगे। अब ये फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज, अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। किसी किसी एक्टिविटी में चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। स्टेट का मतलब पहले सॉलिड था फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ऐसा कुछ हुआ होगा। अभी हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शंस में स्टेट के बारे में पढ़ते हैं अभी हम, ठीक है। हाँ
तो अगर ये चेंज ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो इसको मैं प्रॉपरली केमिकल चेंज बोलूंगा नहीं। बोर्ड पे देखो, ये केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं। केमिकल चेंज में स्टेट चेंज होना ना होना एक पॉइंट है। फिजिकल चेंज में भी तो स्टेट चेंज होता है। अगर तुम आइस को मेल्ट करो तो वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, बताना। तो वो स्टेट चेंज तो वहां पर भी हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में। तो स्टेट चेंज जो है वो केमिकल चेंज में भी आ रहा है, फिजिकल चेंज में भी आ रहा है। तो इसको छोड़ो, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं रहा। चेंज ऑफ कलर पढ़ा था हमने। चेंज ऑफ कलर, ब्राउन मैग्नीशियम रिबन का कलर व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कहीं कहीं गैस इवॉल्व होती है, अभी जस्ट पढ़ा। कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। फिर चेंज ऑफ टेम्परेचर, कभी कभी रिएक्शन करते टाइम टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है या फिर गर्म हो जाता है, ठीक है ना। आगे रीड करते हैं हम इसको। यस, टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि कौन सी किसकी बात कर रहे हो? इसकी बात कर रहे हो ना। हाँ, तो इसमें क्योंकि क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्ड एक्टिविटी अपनी ये वाली थी। जब भी सॉल्ट फॉर्म होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, नहीं इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस टेम्परेचर, इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पढ़ेंगे अभी, सारा कुछ आएगा। एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन बची, अभी खैर खत्म नहीं हुई है। चलो आगे बढ़े। अब केमिकल इक्वेशन, अब ये टॉपिक तो हम कर चुके हैं, वैसे बिल्कुल कर चुके हैं। तो ये टॉपिक आर भी तुमने नहीं करा मेरे साथ, तो हमारी हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग होती है। इसमें क्या है, मैं तुमको पूरा का पूरा एक तरह से वो दे देता हूँ। तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा कि तुमको केमिकल इक्वेशन के आगे का टॉपिक, बोर्ड पे देखो एक बार, केमिकल इक्वेशन के आगे का टॉपिक तुम्हें रीड करना है। ये पूरा टॉपिक रीड करना है अपने आप, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें ये टॉपिक रीड करना है पूरा का पूरा। कहां तक रीड करना है? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस तक रीड करना है, ठीक है। ये भी हम कर चुके हैं, इसके हम एग्जाम्पल भी बहुत सारे कर चुके थे बैलेंसिंग को लेकर, ठीक है। तो पेज नंबर और आगे तक, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल, इससे पहले तक का हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, ठीक है ना। पर एक बार इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं वो इन्फॉर्मेशन में लिखवा देता हूं, लिखो जल्दी से। टॉपिक का नाम है केमिकल इक्वेशंस, कॉपी में लिखो, नोट्स लिखवा रहा हूं, नोट्स। टॉपिक का नाम केमिकल इक्वेशंस, अर्पित जल्दी। टॉपिक का नाम है केमिकल इक्वेशंस। Whenever a chemical reaction take place, chemical equation के नीचे लिखो, whenever a chemical reaction take place, whenever a chemical reaction take place, then two or more substances, in fact लिखो, then one or more substances react, then one or more substances react। बताओ क्या डाउट है? then one or more substances react, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, whenever a chemical reaction take place, then one or more substances react to form one or more products, to form one or more products। फुल स्टॉप, लिख लिया सबने। We can express chemical reaction in the form of, we can express chemical reaction in the form of, we can express chemical reaction in the form of, in the form of word equation or formula equation, in the form of word equation or formula equation। in the form of word equation or formula equation, and this is called a chemical equation, and this is called a chemical equation, and this is called a chemical equation। full stop। आगे लिखो, in a chemical equation comma,
इन अ केमिकल इक्वेशन कॉमा, यस, हाँ इसी पैरा में फुल स्टॉप के बाद इन अ केमिकल इक्वेशन कॉमा द रिएक्टेंट्स आर रिटन, the reactants are written on the left hand side, with a plus sign between them, लिख लिया सबने? अभी रुको, आप बोर्ड पे देखो एक बार, बोर्ड पे देखो ना, ये रिएक्टेंट्स होते हैं, पता सबको? एरो से पहले क्या होते हैं? सारे रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट के बीच में क्या साइन होता है? रिएक्टेंट 2 के अलावा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट 1 भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो एक के साथ क्या प्लस करोगे? रिएक्टेंट 1 भी हो सकता है। सुनो ध्यान से, मैंने तुमको डेफिनेशन में लिखवाया है ना, 1 और मोर रिएक्टेंट्स लिखवाया नहीं लिखवाया, और 1 और मोर प्रोडक्ट्स लिखवाया नहीं लिखवाया? नहीं लिखवाया। अभी देखो एक बार मैं रीड कर रहा हूं, दिखाना एक बार बुक, मैं रीड कर रहा हूं फिर से एक बार। whenever chemical reaction take place then one or more substances, लिखवाया ना, 1 or more substances react to form 1 or more products, यानी एक सब्सटेंस भी रिएक्ट कर सकता है और बहुत सारे सब्सटेंस भी रिएक्ट कर सकते हैं, एक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस हो सकता है और बहुत सारे सब्सटेंस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। यस अर्पित, एक सब्सटेंस का एग्जांपल FeSO4, ये एक ग्रीन कलर का सॉल्ट है, इसको मैं अगर हीट करूं, रिएक्शन के एरो के ऊपर अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं, बोर्ड पे देखो, रिएक्शन के एरो पे अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं, इसका मतलब हम रिएक्शन की इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। और क्या इंफॉर्मेशन है कि हम इसको हीट कर रहे हैं। तो जब भी तुम किसी सब्सटेंस को हीट करते हो तब वो सब्सटेंस एक भी हो सकता है। तो यहां पर रिएक्टेंट कितना हो गया? 1, और प्रोडक्ट बहुत सारे बन रहे हैं, इसमें बनेंगे बहुत सारे। अब अगर एक और एग्जांपल देता हूं, अगर रिएक्टेंट 2 या 3 है, पर प्रोडक्ट एक ही है, ये तो हमने अभी ही पढ़ी है। अब तो देख लो अर्पित, तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम ही नहीं पढ़ रहे, समझ आ गया? अभी लास्ट लाइन क्या लिखी है हमने? द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम, लिख लिया यहां तक? फुल स्टॉप। सिमिलरली लिखो आगे, नोट्स बनाओ फिर से, फुल स्टॉप, सिमिलरली, बिटवीन देम की बात जो तो बता रहा हूं, फुल स्टॉप के बाद सिमिलरली लिख लिया, सिमिलरली लिखे। अच्छा ठीक है, आगे तो बाकी सारा हो गया ना, हाँ समझ गए ना? प्रोडक्ट आर रिटन सिमिलरली, प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। अरे ये लिखा ही हुआ है, बुक से लिख सकते हो। प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विद अ प्लस साइन बिटवीन देम, on the right hand side of the equation with a plus sign between them, लास्ट वाला लिख लिया। आगे लिखो, the arrowhead to points towards the products, the arrowhead points towards the products, एरो का जो हेड है, ये एरो का हेड होता है, और ये एरो का क्या होता है? हेड। बोर्ड पे देखो एक बार सब, ये एरो का हेड होता है और ये एरो का क्या होता है? बताओ ना, हेड के नीचे क्या होता है? टेल, ये टेल है, हेड टेल, ठीक है ना? हेड टेल, ठीक है? ये एरो का हेड है, ये एरो का टेल है। तो लिखो, द arrowhead points towards the products, the arrowhead points towards the products and shows the direction of reaction. The arrowhead points towards the products and shows the direction of reaction. ठीक है? अभी नहीं, अब आगे बढ़े। आपको इंफॉर्मेशन बची है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में।
आगे देखो, अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लिखो। व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? Why we need to balance a chemical equation? नहीं, हर एक इक्वेशन तो बैलेंस नहीं होती ना। हमें इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना होता बताओ? हाँ, 9th क्लास में पढ़ा था तुमने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, एक बार मैं लॉ समझा देता हूँ। 9th क्लास में जो लॉ था वो समझ लो एक बार। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। लिखा होता था ना, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसके आगे लॉ को और एक्सप्लेन करा जाता था 9th क्लास में। ये तो एक स्टेटमेंट होगी लॉ की। बोर्ड पे देखो, सुन लो ध्यान से अंकित। हम एक केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं? बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बट ये लॉ को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि जो टोटल मास रिएक्टेंट्स का होता है वो टोटल मास प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। तो हम क्या लिखते थे? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मास ऑफ प्रोडक्ट्स, समझ आ गया? दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो क्वेश्चन लिखो, व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? लिख लिया क्वेश्चन? आंसर लिखो। इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास which states that it is because of law of conservation of mass which states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical equation। हाँ, रिएक्शन है, सही कह रहे हो, इन ए केमिकल रिएक्शन। हाँ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन आएगा, इक्वेशन नहीं आएगा, ठीक है ना? इन ए केमिकल रिएक्शन। आगे लिखो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। That's why we balance a chemical equation. That's why we balance a chemical equation. That's why we balance a chemical equation. समझ आ गया? That's why we balance a chemical equation. क्लियर हुई ये चीज? अब एक और चीज सुनो ध्यान से। जब एक इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो क्या बोलते हैं? वैसे तुक्का तो सही था, वैसे सही नहीं है ये। ऑब्वियसली बैलेंस का उल्टा अनबैलेंस, डे का उल्टा नाइट, नाइट का उल्टा डे, है ना? हाँ, टर्म होते हैं। देखो, अगर एक इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, हाँ स्केलेटल होता है। अगर एक इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल मींस अनबैलेंस वाले को बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना? अनबैलेंस को बोला जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बोला जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। दैट मींस दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। समझ आ गया?
और अगर इक्वेशन बैलेंस कर दी जाए तो क्या बोला जाएगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ आई ये बात? क्लियर है? क्लियर? तो लिख लो, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। An unbalanced chemical equation is called a skeletal chemical equation. An unbalanced chemical equation is called a skeletal chemical equation. करें आगे? लास्ट टॉपिक बस लास्ट टॉपिक क्या है? आप ध्यान से सुनो। लास्ट टॉपिक क्या है? राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स। राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अगर एक रिएक्शन है H2 + O2, ये एक गैस है, ये भी एक गैस है, और बनता क्या है? वाटर। और वाटर वो भी कौन सी फॉर्म में बनता है? तो जो फिजिकल स्टेट है उसको हम रिएक्शन में क्यों मेंशन करते हैं? टू मेक रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। बता रहा हूं, एक मिनट। फिजिकल स्टेट्स आर रिटन in reaction to make it more informative. Physical state are written in the reaction to make it more informative. और फिर देखो, हर एक कंपाउंड के बाद हम कुछ सिंबल डालते हैं। वो सिंबल फिजिकल नेचर होता है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। समझ आया? नहीं, सब में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, बैलेंसिंग में भी डाल सकते हैं। तो ये G का मतलब क्या होता है? गैस। L का मतलब लिक्विड। S का मतलब सॉलिड। इसके अलावा एक और फिजिकल स्टेट होता है, इसको बोलते हैं AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब हुआ कि वो सॉल्यूशन है। पहले समझ लो, लिखना बाद में, 2 मिनट सुन लो। एक्वस का मतलब वो कि वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? या तो सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा, सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा, या लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व होगा। लिक्विड लिक्विड डिसॉल्व होते हैं। एग्जांपल दे सकते हो लिक्विड का? कोई लिक्विड में डिसॉल्व होने वाला? रोब्जा। रोब्जा में, हाँ रोब्जा सही कह रहे हो, रोब्जा सही है। रोब्जा दोनों लिक्विड है, बिल्कुल सही बात है। और गैस भी डिसॉल्व हो सकती है लिक्विड में। वो गैस का एग्जांपल लिक्विड बता सकते हो? वही सोडा, जो अपना नॉर्मल एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, फेस वाली। तो इन सबको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब जो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, तो उसका एक्वस रहता है हमारा सिंबल। हमने एक्टिविटी 1.2 पढ़ी थी एक्टिविटी 1.2? पहले लिख लो सारा, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ओके, अब एक्टिविटी 1.2 को एक बार दोबारा रीड करते हैं। क्या थी एक्टिविटी 1.2? देखो ध्यान से। एक्टिविटी 1.2 में पर्टिकुलरली एक वर्ड लिखा हुआ था। मैंने बताया ना अभी, एक्टिविटी जो मैंने तुमको 3 एक्टिविटी बताई है, उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चलती रहेगी। इस चैप्टर के एंड तक वो इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? और एक्टिविटी 1.3 से इतनी एक्टिविटी नहीं, और भी एक्टिविटी है इसके अंदर। ये क्या लिखा है? टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसका मतलब लेड नाइट्रेट की कौन सी फिजिकल स्टेट है? एक्वस, क्योंकि सॉल्यूशन वर्ड दे दिया गया। एक्टिविटी 1.2 में लिखा हुआ टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। जब भी सॉल्यूशन वर्ड बोला जाए, इसका मतलब हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड का या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का हम फिजिकल स्टेट ले रहे हैं। वो फिजिकल स्टेट है एक्वस, बिकॉज सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्वस। तो वो भी हो सकता है। अब एक चीज ये देखो, जैसे मैं तुमको ये देता हूं एग्जांपल। क्या एग्जांपल आ गया यहां पर? देखो बोर्ड पे निकाल लो पेज नंबर 6। ये पेज निकालो एक बार।
क्वेश्चन 3 पढ़े, क्वेश्चन 3 अभी क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन 1 2 करेंगे अभी हम, क्योंकि हमने इससे पहले टॉपिक नहीं करा, पर क्वेश्चन 3 पढ़ा रहा हूं मैं एक बार। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल, ये भी क्वेश्चन आता है कि स्टेट सिंबल भी मेंशन करो। अब तुमको कैसे पता लगेगा, देखो अगर हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते, मैंने यहाँ पर लैब बनाई होती केमिस्ट्री की, तो तुम्हें दिख रहा है लिक्विड है तो लिक्विड ही ऑब्वियसली, ये सॉलिड लिया तो सॉलिड ही हुआ, पर तुमको भी दिख ही नहीं रहा। अगर मैंने बोला लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट के आगे का सोल्यूशन नहीं लिखा, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि वो सॉलिड में या फिर एक्वस फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में। तो बिना एक्सपेरिमेंट करे एक वर्ड इक्वेशन को हम फिजिकल स्टेट कैसे मेंशन करें। पहला पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, मतलब क्या हुआ, बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में बिकॉज वो सॉल्यूशन बोला हुआ है, सोडियम सल्फेट भी एक्वस फॉर्म में बिकॉज दोनों का ही सॉल्यूशन लेना है हमें। दोबारा बोलो अंकित, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, सॉल्यूशन वर्ड आ गया, हम बेरियम क्लोराइड का भी सॉल्यूशन ले रहे हैं और सोडियम सल्फेट का भी सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो यानी ये दोनों एक्वस की फॉर्म में है। तो इसको अगर मैं लिखूं रिएक्शन की फॉर्म में, यहां लिख रहा हूं नीचे बेरियम क्लोराइड BaCl2, यही होता है, बनाना आता है सबको। अब एक्वस लिखेंगे, यहां पर एक्वस लिखा मैंने, यहां पर समझ आया, शॉर्ट में साइड में ब्रैकेट में। सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, याद है ना ये चीज फॉर्मूला, इसका भी एक्वस रहेगा। इन वाटर मतलब आगे वाटर नहीं ऐड कर रहे, ये नहीं कर रहे, गलत है ये। इन वाटर का मतलब सॉल्यूशन वाटर में तो बनता है, सॉल्यूशन तो वाटर में ही बनता है। सॉल्यूशन बन गया, रिएक्ट टू गिव मतलब एरो, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल मतलब ऐसी चीज जो सॉल्युबल नहीं हो रही, क्या होगा उसका फिजिकल स्टेट, सॉलिड, बिल्कुल सही, समझ आ गया। हाँ, मतलब अगर तुमको बोला गया कि फिजिकल स्टेट लिखो, तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा, तो तुम उसको अपने आप जज कर सकते हो। इनसॉल्युबल मतलब वो चीज सॉल्युबल नहीं हो रही, तो इसको अगर मैं लिखूं इस फॉर्म में बेरियम सल्फेट, तो क्या बन जाएगा BaSO4, वो भी सॉलिड की फॉर्म में। एंड सॉल्यूशन ऑफ, अगेन सॉल्यूशन मतलब एक्वस, सोडियम क्लोराइड प्लस NaCl, और वो भी एक्वस में। अब आगे बैलेंस करना, क्योंकि बैलेंस तो करना ही होता है, वो बाय डिफॉल्ट है। समझ आया, क्लियर है। तो तुम क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख लो, और सेकंड पार्ट तुम्हारा होमवर्क है, और दूसरा होमवर्क क्या है, जो आज का टॉपिक है वो रिवाइज करो। मैथ्स में होमवर्क क्या है, रिवाइज करो, कुछ नया टॉपिक नहीं है, अभी होमवर्क मिलेगा उसका, ठीक है ना, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट हुआ सबसे पहले, तो होमवर्क ज्यादा नहीं है, क्लास ओवर है इसके बाद।